वालेकुम। स्टार्ट करेंगे टोटली डिफरेंट टॉपिक जो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बहुत इजी है। इनर्शिया का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट मैट्रिक में आप लोगों का बना हुआ होगा तो और ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, वरना हम तो डिटेल में हर चीज़ को देख ही लेते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिनन। ठीक है, सबसे पहले थे कि कुदरती तरीका है दैट अ बॉडी ऑलवेज रेजिस्ट। क्या है इनर्शिया? इनर्शिया में सबसे पहले ना हम इनर्शिया की डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, अभी मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ उस पैराग्राफ में वो इनर्शिया की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पैरा में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि खुद इनर्शिया क्या है। ठीक है, नेचुरल फिनोमिनन है किस चीज़ का कि एक बॉडी रेजिस्ट करे, रोक सके टू एनी काइंड ऑफ मोशन टू बी प्रोड्यूस्ड इन इट। ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर मैं खड़ी हुई हूँ, ठीक है, पीछे से मेरी दोस्त ने आकर मुझे एकदम से धक्का मारा, तो वो मेरे लिए बहुत अचानक था, लेकिन फिर भी हर मुमकिन हद तक कि मेरी बॉडी कोशिश करेगी कि गिरने से ख़ुद को रोक सके, ख़ुद को संभाल सके। मेरी दोस्त ने मुझे धक्का मारा, मुझ में मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश की, मूवमेंट प्रोड्यूस करने की कोशिश की, बट मेरी बॉडी मुमकिन हद तक कोशिश करेगी कि वो ख़ुद को स्टेबल रख सके, ख़ुद को रेस्ट में रख सके और मूव ना करे, ना गिरे। ठीक है, लेकिन अगर उसका धक्का ज़्यादा तेज़ होगा मेरी कोशिश से तो ज़ाहिर है मैं गिर जाऊँगी, और हो सकता है माइट पॉसिबल मैं संभल भी जाऊँ। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर इस एग्जांपल देने का मकसद क्या था कि वो जो कोशिश मेरी बॉडी ने की ना कि वो मूव ना हो, वो ना गिरे, वो रेस्ट में ही रहे, वो स्टेबल रहे, वो थमी रहे, वो कोशिश क्या थी, वो असल में वो सलाहियत थी जो कहलाती है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें कोई बॉडी रेजिस्ट करती है, रोकती है किसी भी तरह की मूवमेंट अगर उसमें प्रोड्यूस की जाए उस मूवमेंट को। ठीक है, मूवमेंट्स डिफरेंट तरह की हो सकती हैं। ट्रांसलेशनल यानी कि एक डायरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, वाइब्रेशनल एक डायमेंशन में अगर हो रही है या एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, तो वो ट्रांसलेशनल है। ठीक है, वाइब्रेशनल बैक एंड फोर्थ जैसे पेंडुलम मूव करता है, वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, रोटेशनल गोल गोल अगर कोई बॉडी मूव करी तो रोटेशनल मोशन है। ठीक है, मोशंस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। ये जो रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है, जो रोकने की प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, ये इनर्शिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं ना केस ऑफ रोटेशनल मोशन। अब अगर कोई बॉडी अब रोटेशनल मोशन पर आ जाए डायरेक्ट, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सर्कुलर या रोटेशनल पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी, तो उस बॉडी की वो सलाहियत टू रेजिस्ट के वो रोक सके किसी भी चेंज को, अब चाहे वो रेस्ट का स्टेट में हो या मोशन के स्टेट में हो। ठीक है, अगर रेस्ट के स्टेट में है तो मोशन में आने से ख़ुद को रोके, अगर मोशन के स्टेट में यानी कि अगर मूव कर रही है तो रेस्ट में आने से ख़ुद को रोके। ठीक है, ऐसी सलाहियत, ठीक है, कि वो स्टेट में आने वाले चेंज को रोके। अब वो स्टेट उसका रेस्ट भी हो सकता है और मोशन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बस स्टेट के चेंज को रोके। रेस्ट में तो मोशन में आने से रुके, मोशन में तो रेस्ट में आने से रुके, स्टेट में चेंज को रोके। वो रेजिस्टेंस की जो सलाहियत होती है, टेंडेंसी होती है, वो कहलाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, वो टेंडेंसी क्या कहलाती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया हमारे पास क्या था? इनर्शिया कि हम जो बॉडी जो रेजिस्ट कर रही थी, जो रोक रही थी मोशन को, वो हमारे पास था इनर्शिया। ठीक है, लेकिन बॉडी की वो सलाहियत कि वो कितना रेजिस्ट कर सकती है अपने स्टेट में चेंज को, वो स्टेट रेस्ट भी हो सकता है, मोशन भी हो सकता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन ख़ास तौर पर। ठीक है, तो वो कहलाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जिस तरह से टॉर्क होता था ना, टॉर्क प्रोड्यूस होता था, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट होता था। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर था तो यहाँ से लेकर अगर वो बॉडी यहाँ तक की अगर मूव हो रही थी, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये था और बॉडी यहाँ से मूव हो रही थी, तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस था वो मोमेंट ऑफ टॉर्क होता था। बिल्कुल उसी तरह से रोटेशनल मोशन में मोशन के स्टेट में या रेस्ट के स्टेट में चेंज आने से बॉडी में जो सलाहियत है कि वो उस चेंज को आने से जो रोक सके, वो कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन मास एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब ये जो इनर्शिया ये डिपेंड करता है, एक तो मास के ऊपर डिपेंड करता है कि उस बॉडी का मास कितना है, दूसरा डिपेंड करता है कि इस मास का जो सेंटर है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, इसका टोटल मास है, इस मास का सेंटर, ठीक है, इस मास के सेंटर से लेकर जहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहाँ से उसने रोटेट करना है, उस एक्सिस तक का जो पूरा क्या है आपके पास डिस्टेंस है, यानी कि आर। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उस डिस्टेंस के ऊपर जो मास के सेंटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान फासला है, उस फासले के ऊपर डिपेंड करता है और मास के ऊपर डिपेंड करता है बॉडी के। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस शोज़ दैट ग्रेटर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द ग्रेटर इज़ द टॉर्क। ठीक है, अब इससे हमें एक और बात समझ में आती है, और क्या बात समझ में आती है कि जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? टॉर्क चाहिए होगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा टॉर्क नहीं होगी, उतनी ज़्यादा टॉर्क चाहिए होगी कि उसको रोटेट कर सके। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, एक बच्चा है, बहुत ही कमज़ोर सा है,
ठीक है। आप उसके ऊपर जितना मर्ज़ी मतलब जुल्म सितम कर सकते हो, आप उसे मार सकते हो, पीट सकते हो, ठीक है। लेकिन एक है हट्टा कट्टा है, ठीक है, अपने आप को डिफेंड करना जानता हो, आप उससे नहीं जीत सकोगे इतनी आसानी से बनिस्बत उसके जो कमज़ोर था आपके सामने, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कमज़ोर था उसमें इतनी सलाहियत ही नहीं थी ना कि वो रोक सके, ठीक है। और जो आगे से जो आपने ऐसा लिया जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसमें इतनी सलाहियत है कि वो आपके जुल्म को रोक सके, ठीक है। तो आपको मतलब जो कमज़ोर है, जो नहीं रोक सकता है, ठीक है, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसके अंदर रोकने की सलाहियत बहुत कम है, आप उसके ऊपर आसानी से फोर्स लगा सकते हो, आप उसके ऊपर आसानी से जुल्म सितम कर सकते हो, ठीक है। आप हल्का सा टॉर्क उसके अंदर प्रोड्यूस करोगे और वो मूव कर जाएगा, वो टर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो अपने आप को डिफेंड करना जानता है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो रोक सकता है आपको उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रही है? तो बिल्कुल वही वाली चीज़ यहाँ पर है कि एक ऐसी बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, यानी कि जिसमें इतनी सलाहियत है कि वो आसानी से रोक सके, जिसके अंदर अच्छी कैपेसिटी है रोकने की, रेजिस्ट करने की, उसके ऊपर आपको ज़्यादा टॉर्क लगानी पड़ेगी, उसके ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से समझ लें, उसको रोटेट करने के लिए, ठीक है, उसको मूव करवाने के लिए। टॉर्क क्या करता है? टॉर्क वो फोर्स है ना जो टर्निंग इफेक्ट है, जो रोटेट करवाता है किसी भी बॉडी को, ठीक है। तो रोटेट करवाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। या अगर वो रोटेट हो रहा है तो उसको स्टॉप करने से, यानी कि उसको रेस्ट में लाने के लिए भी आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो मोशन के स्टेट में, और वो मोशन से रेस्ट में आने के प्रोसेस को मुमकिन हद तक रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। दस बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क की डेफिनेशन हमसे कहती है टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू मोमेंट ऑफ टॉर्क, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद देखो हमसे कहते हैं कि अगर हम थीटा ले लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इन दोनों के दरमियान क्या है? क्रॉस थीटा है। मोमेंट आर्म और फोर्स के दरमियान क्या है? क्रॉस थीटा है। तो ये क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या ले लेंगे? हम इसको साइन थीटा यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम लोग ये वेक्टर वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, टॉर्क में भी हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या पढ़ चुके हैं हम लोग कि क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है और जब दो चीज़ों को हम वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों के दरमियान एंगल क्या लेंगे? हम 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। अगर उनका प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट आ रहा है तो ये वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है ये इन दोनों के प्लेन के 90 डिग्री के ऊपर होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो एंगल मैंने ले लेना है 90 डिग्री, ठीक है। अब मेरे पास फॉर्मूला आ गया टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि साइन 90 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? 1, ठीक है। साइन 90 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय आर एफ, आपके पास आंसर आ जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ, ठीक है। ये एक इक्वेशन आपने फ्रीज कर दी टॉर्क की निकाल कर, ठीक है। अब सेकंड हमसे कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल्स टू एम है, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। हमारे पास 2 फार्मूलाज आ गए। अब थर्ड हम देखते हैं, हम कहने के भाई हम सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स की वैल्यू है उसको उठाकर हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ था, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एज इट इज़ है, एफ की जगह हमने पुट कर दिया एम ए, ठीक है। तो इस तरह मेरे पास आ गया टॉर्क इज इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। अब ये एक आपके पास न्यू इक्वेशन आ गई इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, ठीक है। अब नेक्स्ट हमसे कहते हैं इस ए की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। कहते हैं कि ए किसके इक्वल होता है? हम लोगों ने रिलेशनशिप किया था लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का, ठीक है। ए हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। इस रिलेशन से ए इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा। अब देखें, अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, मैं यहाँ पर स्टेप्स को जल्दी जल्दी से दोबारा से नोट कर रही हूँ। टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ था, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ की जगह पर हमने रख दिया एम ए, एफ की वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इस ए की जगह पर मैं पुट कर दूँगी ए की वैल्यू, जो मेरे पास क्या हो जाएगा? अब ये टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास क्या हो जाएगा? आर एज इट इज़, एम एज इट इज़, ए की जगह पर आ जाएगा आर अल्फ़ा, ठीक है, उसी रिलेशनशिप से, ठीक है। अब क्या होगा? जब ये आर और आर मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, बाकी एम अपनी जगह पर एज इट इज़, ए अल्फा अपनी जगह पर एज इट इज़। ये मेरे पास आ गया टॉर्क का एक न्यू फार्मूला, ठीक है। क्या किया मैंने? स्टार्ट किया टॉर्क के सिंपल फार्मूले से, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ, और इसके अंदर मैं एफ़ को पुट करूँगी और एफ़ के बाद मैं एफ़ की एक्सेलरेशन पुट करूँगी, और फाइनली जो मेरे पास टॉर्क का फॉर्मूला बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, कि ये जो टॉर्क है प्रोपोर्शनल है इस एंगुलर एक्सेलरेशन के, वाइल एम आर स्क्वायर इज़ कांस्टेंट, जबकि जो एम आर स्क्वायर होता है ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, एम आर स्क्वायर कांस्टेंट क्यों? क्योंकि भाई जब टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जिस बॉडी का मास होगा वो मास भी सेम रहेगा। टॉर्क के ऊपर नीचे हो जाने से मतलब मास तो चेंज नहीं होगा ना, मास तो उस बॉडी का एक ही बॉडी है तो उसका मास तो पूरे प्रोसेस के दरमियान सेम रहेगा, ठीक है, और उसका जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगा,
ठीक है। इसलिए कहने का टॉर्क जो है इस एंगुलर एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल है, लेकिन mr² जो है यहाँ पर कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये कांस्टेंट कहलाता है mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई। इसको हम लोग किससे शो करते हैं? आई से शो करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो mr² है, ठीक है, ये जो मेरे पास mr² है, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ? इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ आई से। ठीक है, आगे देखो, अब ये जो इक्वेशन होगी मेरे पास, ये क्या बन जाएगी? कैन बी यूज टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी व्हेन इट हैज़ अ रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप। ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि ये हम आई की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। अब आ जाते हैं लास्ट पेज पर, जो हमारी डायग्राम दी हुई है हमें उस डायग्राम के ऊपर। ठीक है, या उस डायग्राम से पहले वर्ड्स हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें और ज़्यादा वो डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, कहते हैं नाउ कंसिडर ए रिजिड बॉडी ऑफ एन इरेगुलर शेप। ठीक है, उस पेज के ऊपर डायग्राम कुछ ऐसी ही दी हुई है। इरेगुलर शेप कोई परफेक्ट शेप नहीं है। एक बॉडी अगर ऐसी इरेगुलर शेप की ली हुई है, ठीक है, वो रोटेट कर रही है एक एक्सिस के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूसर है, वो रोटेट कर रही है। ठीक है, अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उसके एक्सिस पर पासिंग थ्रू ओ। ठीक है, हम डायग्राम में देखेंगे ओ भी है वहाँ पर, मोमेंट ऑफ वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसे ओ से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली करेंगे क्या? हम डिवाइड कर देंगे उसको, उस बॉडी को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि उसकी शेप इरेगुलर है, इसीलिए हम उसे डिवाइड कर देंगे n नंबर ऑफ पॉइंट मासेस में। ठीक है, उसके छोटे छोटे मासेस ले लेंगे। कितने? n नंबर। अब n 4 5 भी हो सकते हैं, 10 12 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे मासेस में हम उसे डिवाइड कर देंगे, m1 m2 m3 से लेकर हमने mn तक के ले लिया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल ये इसका मास है, ठीक है, यहाँ पर हमने इसको इस पॉइंट मास में कन्वर्ट किया, यहाँ पर हमने इसका पॉइंट मास कंसिडर किया। ठीक है, और यहाँ पर इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इन दोनों के दरमियान का हम लोगों ने पढ़ा है कि मास के सेंटर से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस लिया जाता है, जो कि होता है r। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी? इसी तरह से मैं डिस्टेंसेस ले लूँगी r1 r2 r3 से लेकर rn तक के। ठीक है, रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये तमाम जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से 90 डिग्री पर होंगे। ठीक है, नाउ व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन, अब वो बॉडी, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ लिया कि वो बॉडी रोटेट कर रही है, अगर वो रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उसके अंदर होगी एंगुलर एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन होगी वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो फिर जो उसका टोटल टॉर्क होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? देखो, अब उसका हम लोग हर पॉइंट के ऊपर हम लोग उसको डिफरेंट पॉइंट मासेस में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? उसके डिफरेंट टॉर्क्स हो जाएंगे ना, मास 1 r1 से, मतलब डिफरेंट टॉर्क्स निकलते जाएंगे। अगर आप इस टॉर्क के फॉर्मूले में m1 r1 इस तरह से डिफरेंट पुट करते जाओगे तो आपके पास डिफरेंट टॉर्क्स निकलते जाएंगे। ठीक है, जो टोटल टॉर्क होगा, टोटल टॉर्क कैसे आएगा? जब आप सारे टॉर्क्स को ऐड कर दोगे। ठीक है, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 से लेकर टॉर्क n तक के। ठीक है, अब मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है कि हम लोग पीछे जाकर डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ सकें, फिर उसके बाद हम अपनी डेरिवेशन आगे दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोगों ने वो बॉडी कंसिडर की है, रोटेटिंग बॉडी हैज़ एन इरेगुलर शेप। ठीक है, ये हम लोगों ने वो बॉडी कंसिडर की है। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं? ठीक है, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, यहाँ से ये रोटेट कर रही है। ठीक है, इसीलिए सारे मासेस का, क्योंकि वो एक ही बॉडी को हम लोगों ने पॉइंट मासेस में डिवाइड किया। ठीक है, इसके डिफरेंट हम लोगों ने पॉइंट मासेस लिए एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, डेरिवेशन के लिए, तो हम लोगों ने इसीलिए क्या किया है, इसीलिए हमें पता है कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही है, क्योंकि बेशक पॉइंट मासेस हम लोगों ने मुख्तलिफ लिए, लेकिन एक ही बॉडी के पॉइंट मासेस है और पूरी बॉडी एक ही एक्सिस के अकॉर्डिंग, एक ही एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे हम लोगों ने डिनोट किया है ओ से। इसके डिफरेंट पॉइंट मासेस हम लोगों ने ले लिए हैं m1 m2 m3 m4। ठीक है, और मासेस के सेंटर से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन तक के डिस्टेंसेस भी हो गया। m1 का हो गया r1, ठीक है, m2 का हो गया r2, m3 का हो गया r3, m4 का हो गया r4। ठीक है, बस ये इतनी सिंपल सी थी, यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी ताकि आपको कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कंटिन्यू करते हैं जहाँ से छोड़ा था। हमने कहा कि तमाम टॉर्क्स जो हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे सम ऑफ टॉर्क्स के। ठीक है, तो अब देखते हैं हम 1 बाय 1 टॉर्क्स की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं। ठीक है भाई, टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है देखते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने जो ड्राइव किया फाइनली वो टॉर्क का फॉर्मूला है mr² अल्फ़ा। ठीक है, ऐसा ही है ना। तो अब देखो, अब मैं बारी बारी पुट करती जाऊँगी। अगर टॉर्क mr² अल्फ़ा है, mr² अल्फ़ा, ठीक है, टॉर्क, ठीक है, अगर मैं टॉर्क 1 लूँगी m1 r1 अल्फ़ा 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास m भी डिफरेंट है सबके, r भी डिफरेंट है और ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी एक्सेलरेशन भी होगी। ठीक है, अच्छा लेकिन एक्सेलरेशन जो है ना सेम ही होती है। अभी आप लोग जो है एक्सेलरेशन को भी 1 2 3 लो, आगे हम लोग इसका कुछ करते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी तो एक ही मूव हो रही है ना, तो एक ही एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, चलो ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। मासेस और रेडियस हम लोगों ने डायग्राम में देखा कि सबके डिफरेंट है। ठीक है, चलो अब हम लोग मूव करते हैं भाई। ठीक है, हमें
टॉर्क 1 निकालना आ गया। अब टॉर्क 2 अगर होगा तो क्या हो जाएगा, m2 r2 अल्फ़ा 2। इसी तरह टॉर्क 3 होगा m3 r3 अल्फ़ा 3। इसी तरह mn rn अल्फ़ा n तक के चले जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना भूल गई, r के ऊपर स्क्वायर है तो ये सारे r के ऊपर आपके पास स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपके पास हो गए m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा 1, m2 r स्क्वायर 2 अल्फ़ा 2, m3 r स्क्वायर 3 अल्फ़ा 3, mn r स्क्वायर n अल्फ़ा n, ठीक है। तमाम टॉक्स का सम आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने तमाम टॉक्स को जिस तरह से प्लस किया था उनके फॉर्मूलाज पुट करके हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है, ठीक है। एज द बॉडी इज रिजिड, अब क्योंकि बॉडी हार्ड है सो द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इट्स ऑल पॉइंट मासेस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। कहने कि एक ही बॉडी है, हार्ड है, मतलब बहता हुआ पानी वगैरह कोई लिक्विड नहीं है, ठीक है। एक ही बॉडी है, ठीक है, तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन भी एक ही होगी क्योंकि एक ही बॉडी रोटेट कर रही है ना, एक एक मास अलग अलग रोटेट थोड़ी कर रहे हैं। वो तो हमने, क्योंकि वो इरेगुलर थी, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं थी, कोई स्पेसिफिक चीज़ें प्रोवाइडेड नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने पॉइंट मासेस में और अलग अलग रेडियस में उसको डिवाइड किया था, ठीक है। लेकिन बॉडी तो एक ही ना, मूवमेंट तो एक ही हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी सेम ही प्रोवाइड होगी, सब में सेम ही प्रोड्यूस होगी। तो मैं 1 2 3 4 एंड जो एक्सेलरेशन है उनको सिर्फ अल्फ़ा 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 कर दूंगी। 1 2 3 एक्सेलरेशन से रिमूव हो जाएगा क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। सारे मासेस और रेडियस एक ही बॉडी की एक्सेलरेशन से लिए गए हैं, एक ही बॉडी से लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, जब सबसे 1 2 3 हट गया एक्सेलरेशन से, तो यानी कि सब में अल्फ़ा 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 है, मैं इन सब से अल्फ़ा को क्या ले सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। मैंने अल्फ़ा को कॉमन लिया तो अंदर ये सब कुछ बच गया, ठीक है। इधर से क्या बच गया आपके पास, इधर से बच गया m1 r1 स्क्वायर, ठीक है। इधर से बच गया m2 r2 स्क्वायर, इधर से बच गया m3 r3 स्क्वायर, इधर से बच गया mn rn स्क्वायर, और इसी तरह से अल्फ़ा आपके पास आ गया कॉमन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सारे, अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ चुके हैं, देखना क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि एम आर स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास कांस्टेंट होता है और इसको आई के इक्वल लिया जाता है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। लेकिन आई वाली बात हम बाद में करेंगे, अभी मैंने ये दिखाया कि एम आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। एम आर स्क्वायर एक पूरी वैल्यू है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ठीक है, अगर ये m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर m3 r3 स्क्वायर वगैरह वगैरह है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एम आई आर आई, यानी कि आई पहले भी हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, इनफाइनाइट जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। एम आर स्क्वायर हो रहा है बेसिकली, 1 2 3 तो अलग अलग है, लेकिन बेसिकली है कि एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, एम आई आर आई स्क्वायर का जो है क्या है, सम है आपका टॉर्क, ठीक है। ये है सबमिशन का साइन, ठीक है। n नंबर हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ऊपर n भी लगा हुआ है और साथ में अल्फ़ा था कॉमन, तो मैंने यहाँ पर अल्फ़ा भी ले लिया, ठीक है भाई। अब मैं क्या जानती हूँ, अब मैं ये जानती हूँ कि एम आर स्क्वायर किसके इक्वल है, आई के इक्वल है, जो अभी मैंने ऊपर ले जाकर आपको दिखाया भी, ठीक है, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर मेरे पास देखें किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो मैं जल्दी से क्या करूँगी, मैं जल्दी से जाऊँगी और यहाँ पर एम आर स्क्वायर है, इसकी जगह पर आई पुट कर दूँगी, ठीक है। इस तरह मेरे पास जो टॉर्क है देखिए, मैं कह सकती हूँ, बल्कि अभी पुट भी ना करें, अभी बस एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो हमारा टॉर्क है वो किसके इक्वल था, हमारा टॉर्क इक्वल था एम आर स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर था। एम आर स्क्वायर की जगह पर अगर मैं आई पुट कर दूँगी तो ये आई अल्फ़ा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। होप सो कि ये चीज़ ऊपर दी हुई हो, नहीं दी हुई, चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। हमें पता है कि हमारा टॉर्क एम आर स्क्वायर अल्फ़ा के बराबर है। एम आर स्क्वायर की जगह अगर मैं इधर आई पुट कर दूँ, ठीक है, तो ये एम आर स्क्वायर की जगह आई पुट करने पर टॉर्क मेरे पास आ जाएगा आई अल्फ़ा, ठीक है। तो मैं जानती हूँ कि जो मेरा टॉर्क है वो किसके इक्वल है, मेरा टॉर्क आई अल्फ़ा के इक्वल है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगी, अब मैं कहूँगी वेयर आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि जो आई है मेरे पास वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। और उसको मैं एक्सप्रेस किस तरह से कर सकती हूँ, मैं इस तरह लिख सकती हूँ, अगर मैं इस वाली फॉर्म में अगर मैं देखूँ, जस्ट मैं सिंपल एम आर स्क्वायर को छोड़कर अगर मैं टोटल टॉर्क वाले फॉर्मूले से सबमिशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर लूँ तो वो मेरे पास इक्वल हो जाएगा आई के, ठीक है। क्यों ये आई के इक्वल हुआ, क्योंकि बेसिकली एम आर स्क्वायर भी आई के इक्वल होता है, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर का जो सबमिशन है वो भी मेरे पास एक तरह से आई के ही इक्वल होगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ आगे हमसे कह रहे हैं वेयर एम आई इज़ द मास, एम आई क्या है, मास है। आर आई इज़ द डिस्टेंस ऑफ आइथ पॉइंट कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, मुझे पता भी नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, मास से लेकर एक्सेस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस है। दस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सेस इज द सम ऑफ मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसीलिए मुझसे कहना है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको मैं आई से शो कर रही हूँ, ऊपर ही मुझे बता दिया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं किससे शो करूँगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं आई से शो करूँगी, ठीक है। तो जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक रिजिड बॉडी का एक गिवन एक्सिस पर, वो सम है, किस चीज़ का, सम है, ठीक है। यहाँ पर भी देखें, टॉर्क था ना मेरे पास, टॉर्क था इसके बराबर, ठीक है। तो टॉर्क में से मैंने अपने इस वाले पार्ट को उठा लिया है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, जिसकी बेसिकली मुझे डेरिवेशन करनी है, ठीक है। इधर से मुझे एक ये फार्मूला भी मिला है और उसमें से मुझे एक आई भी मिला है, ठीक है। मुझसे कह रहे हैं
कि जो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक गिवन एक्सिस पर, एक बॉडी होगी जो रोटेट कर रही होगी, उसका वो सम होगा बेसिकली, ठीक है। सबमिशन होगा, किस चीज़ का सबमिशन होगा? सबमिशन होगा मासेस का, उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब उसके भी जितने भी पार्ट्स मैंने किए हैं पार्टिकल्स के, जितने भी मैंने उसके मासेस लिए, पॉइंट मासेस लिए, उन तमाम मासेस का सम होगा। और सम होगा किस चीज़ का? स्क्वायर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस का। अगर m1 है तो उसका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r1। अगर m2 है तो उसका रिस्पेक्टिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r2। और इन डिस्टेंसेस के क्या लेने हैं? मैंने स्क्वायर लेने हैं फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक के कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, मैंने तो हर पॉसिबल बेसिस को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे अगर इस टॉपिक का कुछ दिया हुआ है तो ठीक है, वरना फिर हम नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमें ऐसा यूनिट बताया हुआ है, इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्यों है? क्योंकि अगर आप देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर है, ठीक है। मास का हो जाएगा किलोग्राम यूनिट और ये डिस्टेंस है r, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर, और क्योंकि r के ऊपर स्क्वायर है तो आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इस तरह इसका ऐसा यूनिट आ गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी यूनिट की मदद से मैं इसकी डायमेंशन भी निकाल सकती हूँ, ठीक है। किलोग्राम किसका यूनिट होता है? मास का होता है, तो इसकी जगह आ गया कैपिटल M, ठीक है। मीटर किसका यूनिट होता है? मीटर लेंथ का यूनिट होता है, तो इसकी जगह पर आ गया कैपिटल L, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आ गया स्क्वायर, ठीक है। और टाइम इधर नहीं है तो t हो गया 0, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या आ गई? ml स्क्वायर, ठीक है। और t कुछ नहीं है तो t 0, ठीक है। आगे मुझसे कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस रिजिड बॉडीज ऑफ डिफरेंट रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स आर गिवन एज, अच्छा उसका फिगर 5.19 में दिया हुआ है, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम एग्जाम्पल 5.9 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।